जर्मनी का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर है। जर्मनी में बहुत बड़े बड़े दिमाग आए हैं, उनमें से ये एक था जिसका असर इस हद तक हमागीर है कि मॉडर्न वेस्ट भी उसे फॉलो कर रहा है और कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स की बुनियादी आइडियाज़ जिन पे बेस कर रहे हैं वो फ्रेडरिक हेगल के ही आइडियाज़ हैं। तो जर्मन आइडियलिस्ट था, सुपरमेसी ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा दाई था। इसकी पैदाइश है 1770 में हुई, जर्मन था ये, और 1831 में इसकी वफ़ात हुई है। 1790 में इसने फ़िलासफ़ी की डिग्री हासिल की, उसके बाद प्रोफेसर रहा है, टीचिंग करता रहा। तो इसका जो सबसे बड़ी जो इंस्पायर था बहुत ज़्यादा, तो वो ग्रीक सिटी स्टेट्स के मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, ग्रीक फ़िलासफ़र से बहुत ज़्यादा मुतासर था। अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, फिश्ते, गोएथे, कांट, रूसो, स्पाइनोज़ा, शेलिंग और एडम स्मिथ, ये मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स हैं, इनसे बहुत हद तक मुतासर था, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया और बाद में अपने आइडियाज़ की वजह से जो इसने इन्फ्लुएंस डाला आगे आने वाले लोगों पे, तो वो तहरीकें बनी हैं उसके जवाब में। तो उसमें मार्क्स है, एंजल्स है, लेनिन, ग्रीन, नीत्शे, जो वेस्ट का जो है सबसे बड़ा जो है सुपर हीरो नीत्शे, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। फ्योरबाख बहुत ज़्यादा मुतासिर था। फिर फुकुयामा जिसने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी, वो बहुत ज़्यादा हेगल से मुतासिर था। डायलेक्टिक आइडियलिज्म में हेगल के मुताबिक ये कायनात, इसका वजूद जो है वो तसव्वुरात की वजह से, तसव्वुर जो हैं, ख्यालात जो हैं, वो सबसे अहमियत के हामिल हैं। मतलब तसव्वुर, इसके ख़्याल में जो खुदा की सबसे अहम तरीन मखलूक है ये ख्यालात। तो कहता है कि तारीख़ में जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं, उन तब्दीलियों का मरकज़ वो आइडियाज़ हैं, वो ख्यालात हैं, वो तसव्वुरात हैं। जैसे जैसे तसव्वुरात में तब्दीली आई है तो तारीख़ में तब्दीली आई है, इंसानों में तब्दीली आई है। तो तसव्वुरात की ही वजह से दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात बर्पा हुए हैं। तो ये इसकी डायलेक्टिक आइडियलिज़म की थ्योरी है। तो इसमें बड़ी आसानी से इसे समझा जा सकता है। इसके मुताबिक 3 तरह के तसव्वुरात होते हैं। पहला एक तसव्वुर जो है, पहले एक तसव्वुर वजूद में आता है, उसे ये थीसिस का नाम देता है। फिर ये तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत करता है, मुआशरे में पेनिट्रेशन करता है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस तसव्वुर की जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, वो सामने आना शुरू होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक नया तसव्वुर वजूद में आता है। वो नया तसव्वुर क्या होता है, वो इस तसव्वुर का एंटी तसव्वुर होता है, एंटी आइडिया होता है। इसे एंटीथीसिस का नाम दिया है हेगल ने। ये हमारे पास थीसिस है और ये जवाब में एंटीथीसिस। एंटीथीसिस के वजूद में आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थीसिस में मौजूद कमज़ोरियाँ, उनको फुलफ़िल करने के लिए ये एंटीथीसिस वजूद में आया। अब जाहिर बात है, इसकी कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए एंटीथीसिस, जो कि इस तसव्वुर का जो है रद्द तसव्वुर है, ये वजूद में आया है। तो ये क्या होता है, एक टाइम आता है कि ये एंटीथीसिस ये आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ता है, इतनी ताकत पकड़ता है कि एक टाइम आता है कि ये दोनों आइडियाज़ जो हैं, थीसिस और एंटीथीसिस, इन दोनों का आपस में टकराव होता है। और टकराव और कशमकश की वजह से ये जो थीसिस की कमज़ोरियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं और एंटीथीसिस की जो अच्छाइयाँ वो इसके साथ अमलगामेट हो जाती हैं। तो ऐसे में एक नया तसव्वुर वजूद में आता है जिसे सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस जो है वो असल में जो कामल हैसियत का हामिल होता है थीसिस और एंटीथीसिस का। तो ये इन दोनों का आप कह लें कि प्यूरिफाइड फॉर्म है सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस अब हेगल की नज़र में ये भी एक आइडिया है जैसे थीसिस था। जैसे ही सिंथेसिस बना, आहिस्ता आहिस्ता इसने जगह ले ली थीसिस की। तो थीसिस वाली जगह पे ये आ गया। अब क्या हुआ, अब थीसिस आहिस्ता आहिस्ता वो थीसिस उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं,
वो सामने आना शुरू होंगी, और फिर वही होगा कि वो कमियों और खामियों की वजह से एक एंटीथेसिस वजूद में आएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंटीथेसिस ताकत पकड़ के इन दोनों का आपस में क्लैश होगा, और क्लैश की शक्ल में एक नया सिंथेसिस वजूद में आएगा। तो ये तकरीबन हिस्ट्री में ऐसा ही चल रहा है कि थीसिस वजूद में आता, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस, फिर सिंथेसिस जो है वो थीसिस की जगह लेता है, थीसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, और फिर थीसिस। मतलब इस तरह से ना ये कायनात का ये चक्कर चलता रहता है। तो हेगल के ख्याल में ये कायनात इसलिए वजूद में आई है कि कायनात में कायनात की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, इसकी तकमील के लिए एक एब्सोल्यूट आइडिया वजूद में आएगा, एक एब्सोल्यूट आइडिया वजूद में। ये जैसे उसका कहना है कि एक दफ़ा आइडिया ना जो खाम हो गया, पीछे चला गया, तो वो अब वो नहीं आएगा, उससे नए नए आइडियाज़, बेहतरीन आइडियाज़ ही जन्म लेंगे। तो इसका कहना है कायनात के वजूद में आने की जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो एब्सोल्यूट आइडिया वो वजूद में आए, एब्सोल्यूट आइडिया इस दुनिया में वजूद में आए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये कायनात इसकी तकमील हो, इसकी सेल्फ रियलाइजेशन हो। तो जो बुनियादी वजह इसकी यही है इस कायनात की कि वो एब्सोल्यूट आइडिया वजूद में आए। मतलब थीसिस है, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये चक्कर तो चल रहा है, लेकिन इसका कहना है कि ये चक्कर एक टाइम आएगा कि ये ख़त्म होगा, और एक एब्सोल्यूट आइडिया आएगा जो कि इस सारी कायनात की मंशा है, इस दुनिया की मंशा है। तो वही असल में वही हमें रिक्वायर है, वही जब आएगा तो ये कायनात का एहतमाम होगा। तो ये इसका बुनियादी आइडिया है। इसी आइडिया को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है किस पे? सिविलाइजेशंस पे, मुआशरों पे। वो कहता है कि जो इस दुनिया में मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस आई, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ कायम हुई, अब वो सोसाइटीज़ किसी आइडिया पे कायम थी। अब जब तक वो आइडिया पावरफुल रहा तब तक मुआशरे का निज़ाम चलता रहा, लेकिन जैसे ही उस आइडिया की कमियाँ खामियाँ सामने आने लगी तो उसकी बेस पे एक नई कम्युनिटी वजूद में आई जो कि उस सिविलाइजेशन की, उस कम्युनिटी की एंटी थी। तो एंटीथेसिस था उस कम्युनिटी का। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने पावर पकड़ी और इस सिविलाइजेशन से टकराई, और टकराने के बाद इन दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें ना जो है वो सिंथेसिस यानी एक नई तहजीब की शक्ल में वजूद में आई। तो इसी तरह कायनात में जितना भी ये इर्तिका है वो सिर्फ ये आइडियाज़ का इर्तिका है। जितनी भी तहजीबें आई हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ पे बेस कर रही थी, आइडियाज़ को लेके आगे चल रही थी। तो ये इस असल में इसका डायलेक्टिक आइडियलिज़म का तस्वर है। मतलब डायलेक्टिक आइडियलिज़म के ये दो तस्वरात हैं या तस्वरात हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आपस में आवेज़श हो रही है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये हेगल का ये तस्वर ये इस हद तक अहम था कि कार्ल मार्क्स ने इससे एज इट उठा लिया, सिर्फ और एज इट उठा के सिर्फ उसने ये कहा कि हेगल ने का ये आइडिया ये सर के बल खड़ा था, मैंने सिर्फ इसे क्या किया, इसे उठा के ना जो है सर इसका ऊपर कर दिया, इसे बिल्कुल सही खड़ा कर दिया। वो कैसे खड़ा कर दिया? कार्ल मार्क्स का कहना है कि मैंने इसे आइडिया की बजाय, आइडिया एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसका कोई वजूद नहीं, जो नज़र नहीं आती, जबकि इसके बरक्स मादा वो वजूद रखता है, सामने नज़र आता है। तो उसने इसे मटीरियल डायलेक्टिकिज्म में ना जो है कन्वर्ट कर दिया। बाकी सारी फिलॉसफी वही थी कि जो है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसकी बेस पे ना जो है ये सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। और एट दी एंड एक जो है एब्सोल्यूट आइडिया वजूद में आएगा और वही कायनात का एहतमाम होगा। तो कार्ल मार्क्स की भी आप फिलॉसफी देखेंगे, उसमें यही चीज़ है कि ये कहता है कि जितनी भी ये दुनिया, इसमें आवेज़श हो रही है मादे की वजह से, मादे की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ क्लासेस वजूद में आ रही हैं। और ये एट दी एंड ये कार्ल मार्क्स के चैप्टर में उसमें बात होगी। तो फिर अगर हम देखते हैं फ्रांसिस फुकुयामा ने जो बुक लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें तो उसने बाकायदा तौर पर हेगल की इस डायलेक्टिक आइडियलिज्म को लिया था और उसके मुताबिक उसने कहा था कि जो एब्सोल्यूट वो आइडिया जिसे हेगल ने वर्ल्ड स्पिरिट का नाम दिया था,
वो कहता कि अब वजूद में आ गया है। आइडिया अबाउट इंडिविजुअल के बारे में हेगल का क्या तस्वर था? तो इंडिविजुअल के बारे में हेगल का तस्वर ये था कि इंसान अपनी इनफरादी शख्सियत का तो हामिल है, नो डाउट, लेकिन ये शख्सियत तब तक कायम है जब तक कि इसके बिलमुकाबिल रियासत नहीं आ जाती। लेकिन जैसे ही रियासत आती है तो इंसानी शख्सियत वो एंड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, एहतमाम पजीर हो जाती है। तो ये इसका आइडिया है कि अफराद जो है, अफराद का वजूद वो रियासत के मरहून मिन्नत है। अगर तो रियासत कायम है तो फ़र्द कायम है, लेकिन अगर रियासत ख़त्म हो गई तो फ़र्द भी ख़त्म होगा। तो ये काफ़ी आप कह लें कि इसने जो स्टेट पे इंडिविजुअल्स पे फोकियत स्टेट को दे दी और इंडिविजुअल की जो इनफरादियत है उसे तकरीबन ख़त्म करके रख दिया। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि अहम है कि अफराद की बजाय आपने कलेक्टिविज़म को सपोर्ट करना है। जैसे हमने देखा था कांट ने भी इसकी मुखालफत की थी कलेक्टिविज़म की, J.S. मिल ने सबसे ज़्यादा उसने इनफरादियत पे, इंडिविजुअलिटी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसके बरक्स हेगल ने जो तस्वर दिया उसमें स्टेट को सब कुछ उसने करार दिया। इवन उसका जो नेक्स्ट आइडिया है, आइडिया अबाउट स्टेट या थ्योरी अबाउट स्टेट, उसका आगाज ही आप ये समझ लें कि इससे होता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो हेगल का तस्वर ये है कि रियासत की शक्ल में खुदा का वजूद हमारे सामने आया। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये ज़मीन पे जो सबसे अहम तरीन इदारा है वो रियासत का इदारा है। तो इसी पे अल्लामा इकबाल ने एक शेर भी कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में नया वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो ये ताज़ा खुदा ना, जो हेगल के अल्फाज में भी पता चल रहा है कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इसने ये थेरीज हैं, एक तो स्टेट के बारे में एब्सोल्यूट एंड आइडियलिस्ट थेरी। तो ये असल में यही है कि स्टेट की अहमियत सबसे ज़्यादा और फ़र्द इसके पीछे है। फ़र्द अगर स्टेट का मामला आएगा अपनी जान भी कुर्बान कर देगा, अपनी शख्सियत को भी कुर्बान कर देगा, हर चीज़ स्टेट के लिए कुर्बान कर देगा। तो इसका जो कहना है कि जैसे इब्तिदा में स्टेट वजूद में आई, पहले फ़र्द था, फिर ख़ानदान बना, ख़ानदान से मुआशरा वजूद में आया, फिर स्टेट वजूद में आई। तो यहाँ पे ये नहीं ले रहा कि ये पहले फ़र्द था, फ़र्द की अहमियत ज़्यादा है, नहीं, वो कहता है जब स्टेट वजूद में आ गए तो स्टेट ही असल में ये सेल्फ रियलाइजेशन थी इंसान की, कि इंसान ने जितना भी सोचा, जितनी भी इसमें इर्तिका हुई है, जितनी भी इसकी इसमें डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट की सबसे बड़ी है ना जो है अक्कासी जो है या उसकी रियलाइजेशन है वो स्टेट की शक्ल में है। लिहाजा स्टेट उसकी नज़र में सबसे अहम इदारा है। फिर वो स्टेट को एक ऑर्गेनिक थ्योरी की शक्ल में भी पेश करता है कि ये स्टेट एक जिस्म की मानंद है। तो ये जिस्म अगर इसका कोई भी हिस्सा तबाह होता तो स्टेट को नुकसान होगा। लिहाजा अफराद जो हैं इसके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। तो अफराद का वजूद असल में स्टेट के मरहून मिन्नत है। चंद एक ऑर्गन अगर नहीं भी हैं लेकिन स्टेट मौजूद है, तो असल इसके यहाँ स्टेट ही ऑल इन ऑल है। जो रियासत में पावर के जो मराकज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब हमें सिंपली सबको पता है कि एक गवर्नमेंट है, उसके पावर के 3 मरकज़ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। इसने ज़रा इसमें तरमीम की है, इसने जुडिशरी को एग्जेक्टिव का हिस्सा करार दिया है और एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की है, वो है रॉयल पावर। रॉयल पावर उसका इसने इजाफा किया है और जो सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो रियासत में जो सिस्टम परवेल करेगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का।
मोनार्कियल सिस्टम को इसने पसंद किया और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसमें इसने कहा है कि स्टेट में पावर के 3 ही मराकज़ हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड रॉयल पावर। और रॉयल पावर को इसने सबसे ऊपर रखा है कि रॉयल पावर जो है बादशाह के पास तकरीबन तमाम तरह की पावर्स मौजूद होंगी। और अगर हम देखें इसका सॉवरेनिटी का जो नज़रिया है, सॉवरेनिटी का नज़रिया तकरीबन हमें, जैसे हम लोगों ने हॉब्स को देखा, जेन बॉर्डन को देखा, तो उनके यहाँ, या लॉक को देखा तो जेन बॉर्डन के यहाँ तो हुक्मरान जो है वो एब्सोलूट पावर का हामिल है। इसी तरह जो है थॉमस हॉब्स, उसके यहाँ भी हुक्मरान वो सॉवरेनिटी का हामिल है। लॉक के यहाँ अवाम सॉवरेनिटी की हामिल है। लेकिन इसके यहाँ कहता है ये बात ही गलत है भाई, किसी फर्द को हमने क्यों सॉवरेनिटी देनी है। इसके यहाँ स्टेट इज द सॉवरन, स्टेट के पास हर तरह के इख्तियारात है। स्टेट सॉवरन होगी, किसी शख्स, किसी इंसान, ऐसा इंसान जो कि फ़ानी है, उसे हम क्यों ये पावर्स दें। तो स्टेट जो है वो सॉवरेनिटी की हामिल है और एब्सोलूट सॉवरेनिटी की हामिल है। स्टेट आपसे जो कुछ चाहे, जो कुछ आपसे रिक्वायर करे, आपको देना होगा। तो एब्सोलूट पावर की हामिल स्टेट है। तो ये हम देख सकते हैं कि हेगल के 2 ही आइडियाज़ हैं बुनियादी तौर पर, अगर हम इसे क्लासीफाई करें। एक तो डायलेक्टिक आइडियलिज्म है, उसके ज़रिए उसने अपना वो आइडियल रियासत का तसव्वुर पेश किया। लेनिन पे भी है, कार्ल मार्क्स पे भी है। मतलब दुनिया जो है बाइपोलर जब बनी थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो उसमें एक जो है कम्युनिस्ट हजरात, वो कह लें कि बहुत बड़े फॉलोअर थे हेगल के, क्योंकि हेगल का असर कार्ल मार्क्स पे है। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि ये कम्युनिस्ट स्टेट जो है, कम्युनिज्म, उसकी तकमील तभी ही होगी जब ये क्लासलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी। वो वर्ल्ड स्पिरिट या वो कंप्लीट आइडिया, एब्सोल्यूट आइडिया, वो एक रियासत की शक्ल में वजूद में आएगा, एक कम्युनिस्ट स्टेट में, जिसमें क्लासलेस सोसाइटी होगी।